हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ विकास कुमार। सबसे पहले तो आप सभी का मेरे चैनल द पॉलिटिकल माइंड पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं यहाँ पे रिवीजन सीरीज़ पे काम कर रहा हूँ, विच इज़ लार्जली फोकस्ड ऑन टारगेट 2022 यूजीसी नेट जे पॉलिटिकल साइंस की। अगर मैं बात करूँ अपने पिछले कुछ रिवीजन सीरीज की, तो हमने वहाँ पर बात किया था प्लेटो के बारे में, अरिस्टोटल के बारे में, मैकियावेली के बारे में, थॉमस हॉब्स के बारे में। आज मैं बात करना चाहूँगा जॉन लॉक के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग जॉन लॉक के बारे में पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए इज़ लार्जली बेस्ड ऑन द आइडियाज़ ऑफ जॉन लॉक। जो यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लार्जली बेस्ड है किसके आइडियाज़ पे? जॉन लॉक के आइडियाज़ पे। दैट्स वाई ही इज़ आल्सो नोन एज फादर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म। उनको फादर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म भी माना जाता है, क्योंकि जब लिबरलिज्म की बात आती है तो वो सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल लिबर्टी की। तो अगर हम बात करते हैं जॉन लॉक के आइडियाज़ की, तो वो बात करते हैं राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की, वो बात करते हैं रिलीजियस टॉलरेंस की, वो बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर की। तो आप यहाँ से ये समझ पा रहे होंगे कि कहीं न कहीं जो लिबरलिज्म के जो कोर आइडियाज़ हैं वो जॉन लॉक के आइडियाज़ से जो है प्रभावित हैं। ही इज आल्सो सपोर्टर ऑफ एब्सोल्यूट राइट टू प्रॉपर्टी, जिसमें ये बोलते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी डज नॉट ओनली इंक्लूड राइट टू प्रॉपर्टी बट इट आल्सो इंक्लूड राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी केवल राइट टू प्रॉपर्टी ही इंक्लूड नहीं करता है, बल्कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी इंक्लूड करता है। कुछ स्कॉलर इनको क्रिटिसाइज करते हैं और बोलते हैं कि ही इज स्कॉलर ऑफ बुर्जोवा क्लास। वो बुर्जोवा एलिट क्लास के स्कॉलर हैं, क्योंकि उनका मानना था कि जो उनकी आइडियाज़ थे, जो उनकी फ़िलासफ़ी थी, कहीं न कहीं एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को सपोर्ट करती है, विच इन टर्न लेड टू द हेल्प इन द राइज ऑफ कैपिटलिज्म। दैट्स वाई सम स्कॉलर क्रिटिसाइज हिम एज ए स्कॉलर ऑफ बुर्जोवा क्लास। ठीक है, कुछ और चीज़ें आप लोग को जॉन लॉक के बारे में जान लेनी होगी कि ही वॉज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। वो एक रिलीजियस टॉलरेंस के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे, जिसमें उनका मानना था कि जो पॉलिसी ऑफ रिलीजियस यूनिफॉर्मिटी है उसकी वजह से पीस नहीं आता है, बल्कि रिलीजियस टॉलरेंस की वजह से पीस आता है। एक और आइडिया है, जो आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए में आप देख रहे होंगे, द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी का ये जो आइडिया है, ये भी आइडिया जो है जॉन लॉक के आइडियाज़ से ही प्रभावित है। तो हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे जो है जॉन लॉक के आइडियाज़ से ये प्रभावित है। Some people also believe him that he was a father of empiricism. Empiricism कहता है कि नॉलेज का जो सोर्स है वो एक्सपीरियंसेस है। नॉलेज का जो सोर्स है वो क्या है? सेंसुअल एक्सपीरियंस है। दैट्स वाई सम पीपल आल्सो बिलीव हिम फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं लाइफ एंड टाइम के बारे में, क्योंकि पहले भी हमने बात किया है कि अगर किसी भी थिंकर के बारे में आपको पढ़ना है, किसी भी थिंकर के आइडियाज़ एंड फिलॉसफी को जानना है, तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि उनके जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं उस समय घटित हो रही थी। आखिर उनका जीवन कैसा था, उस समय का टाइम कैसा था, उस समय की सोसाइटी कैसी थी। तो चलिए सबसे पहले हम इनकी बात कर लेते हैं लाइफ के बारे में। थॉमस हॉब्स की तरह उनका भी जन्म जो है ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिताजी एक पार्लियामेंटेरियन थे। एक बात आपको ध्यान देनी होगी कि ही आल्सो बिलोंग्स टू द इनलाइटमेंट फेज। वो इनलाइटमेंट फेज से बिलोंग करते थे। जब रीज़न की बात हो रही होती है, लॉजिक की बात हो रही होती है, जब बात कई साइंटिफिक रिवोल्यूशन हो रहे होते हैं, साइंटिफिक इन्वेंशंस हो रहे होते हैं, तो आपको ये समझ लेना होगा कहीं ना कहीं जो उस समय के जो मेजर इवेंट्स थे, घटनाएं थे, वो उससे प्रभावित हो रहे होंगे, और कहीं ना कहीं उनके भी थॉट्स में लॉजिक एंड रीज़न होगा। उसी समय ब्रिटेन में एक और घटना हो रही थी कि देयर वाज फाइट गोइंग ऑन बिटवीन द पार्लियामेंट एंड मोनार्क। पार्लियामेंट एंड मोनार्क के बीच में एक सुपरमेशी को लेकर एक फ़ाइट भी हो रही थी कि कौन सुपीरियर है, कि पार्लियामेंट सुपीरियर है या मोनार्क सुपीरियर है। तो उनके पिताजी एक पार्लियामेंटेरियन थे, तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि वो किस साइड रहे होंगे। वो पार्लियामेंटेरियन के साइड रहे होंगे। अगर हम बात करते हैं उनके एजुकेशन की, तो उनकी जो एजुकेशन हुई थी वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी। वहीं पे जाकर वो रेने डेकार्ट एंड फ्रांसिस बेकन के जो आइडियाज़ थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। अगर हम बात करते हैं कि उनका एरिया ऑफ स्टडी क्या रहा है, उनका एरिया ऑफ स्टडी की अगर हम बात करते हैं तो ही डज़ नॉट ओनली स्टडीड फिलॉसफी, थियोलॉजी, बट ही आल्सो स्टडीड सॉलिड स्टेट फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, and one another thing he also studied, that is medical science.
कि उन्होंने मेडिकल साइंस का भी बहुत ही ज़्यादा अध्ययन किया, कि उनको मेडिकल साइंस का एक बहुत अच्छा ज्ञान था। वो अपना खुद का भी इलाज करते थे, और उस समय एक अर्ल थे, अर्ल ऑफ शाफ्ट्सबरी, उनका भी उन्होंने ट्रीटमेंट किया था। बाद में चल के वहीं पे जो है उनका पॉलिटिकल एडवाइज़र बन जाते हैं, और आगे चल के जो कैरोलिना स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें जो इनके जो विचार थे वो काफ़ी ज़्यादा इनकलकेट थे, और उसके फॉर्मेशन में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने योगदान दिया था। अब हम बात कर लेते हैं कि उस समय के टाइम के बारे में, कि सबसे पहले तो हमने लाइफ के बारे में बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं टाइम के बारे में। देखिए, जब हम थॉमस हॉब्स की बात करते हैं तो उनको कहा जाता है ही बिलोंग्स टू द ट्रबल फेज ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री। ठीक है, ट्रबल फेज ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री था, तो वो ह्यूमन नेचर को ऑप्टिमिस्टिक तरीके से देखेंगे कि पैसिमिस्टिक तरीके से देखेंगे? वो ह्यूमन नेचर को जो है पैसिमिस्टिक तरीके से देख रहे होंगे, क्योंकि उस समय क्या था, एनार्की था, केओस था, ये सब चीज़ें थी। लेकिन जब हम बात करते हैं कि जॉन लॉक की, तो ही बिलोंग्स टू द सेटल फेज ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री। वो सेटल फेज ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री से बिलोंग करते थे। वो विटनेस करते हैं ग्लोरियस रिवोल्यूशन की। अगर मैं बात करता हूँ ग्लोरियस रिवोल्यूशन की, तो ये ब्लडलेस रिवोल्यूशन था। यह एक ब्लडलेस रिवोल्यूशन था विच लेड टू द पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर, कि बिना खून खराबा के जो है पावर का ट्रांसफ़र होता है। अगर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं ग्लोरियस रिवोल्यूशन की, तो ये 1688 में हुआ था। और ग्लोरियस रिवोल्यूशन जो पावर ऑफ ट्रांसफ़र हुआ था, कि जो किंग जेम्स सेकेंड थे उनको रिप्लेस किया था उनकी पुत्री मैरी एंड उनके हस्बैंड विलियम ने। ठीक है, एंड वे आर बोथ एक्सेप्टेड द कंडीशन ऑफ रूलिंग विद द एडवाइस ऑफ पार्लियामेंट। सो सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट गॉट स्टेबलाइज्ड, कि जब उनको रिप्लेस करके मैरी और उनके पति विलियम उनको रिप्लेस करते हैं, तो उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि वी आर गोइंग टू एक्ट एज पर एडवाइस ऑफ द पार्लियामेंट। सो इन टर्म जो एक क्राइसिस चल रहा था सुपरमेसी को लेकर पार्लियामेंट एंड किंग के बीच में, वो यहाँ पे ख़त्म होता है। सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट गॉट स्टेबलाइज्ड। तो यहाँ से आप समझ रहे होते हैं कि यहाँ पे पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर होता है। इसीलिए जो है जॉन लॉक जो है वो ह्यूमन नेचर को ऑप्टिमिस्टिक तरीके से देखते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं उनकी कुछ महत्वपूर्ण बुक्स के बारे में। सबसे पहले उनकी जो पहली सबसे महत्वपूर्ण बुक थी वो थी अ लेटर कंसर्निंग रिलीजियस टॉलरेंस, जो कि 1689 में पब्लिश होती है, जिसमें ये बोलते हैं कि द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस यूनिफॉर्मिटी डज नॉट लीड टू द पीस बट पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस लीड टू द पीस। कि जो पॉलिसी ऑफ रिलीजियस यूनिफॉर्मिटी है उसकी वजह से पीस नहीं आता है, बल्कि पीस किसकी वजह से आता है? रिलीजियस टॉलरेंस की वजह से। इसलिए सभी किंग को जो है रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी जो है अपनानी चाहिए। उनकी जो सेकंड सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बुक है, जो जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, वो है टू ट्रीटीज़ ऑफ द सिविल गवर्नमेंट, जिसके 2 पार्ट्स हैं। ये 1689 में पब्लिश हुई थी। इनकी जो इसका पहला पार्ट है वो फर्स्ट ट्रीटी ऑफ सिविल गवर्नमेंट है। ठीक है, फर्स्ट ट्रीटी ऑफ सिविल गवर्नमेंट है। वो इस बुक में क्रिटिसाइज करते हैं फिल्मर की थ्योरी डिवाइन राइट ऑफ द किंग की। इस बुक में वो किसको क्रिटिसाइज करते हैं? फिल्मर की एक बुक है पैट्रियार्का, जिसमें डिवाइन थ्योरी ऑफ राइट्स की बात की गई है, जिसमें बात की गई है डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग की बात की गई है। इस थ्योरी में कहा क्या जाता है कि द अथॉरिटी ऑफ जो किंग है दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द गॉड इटसेल्फ, कि किंग की जो अथॉरिटी है वो गॉड से डिराइव की गई है। ठीक है, दैट्स वाई हिज अथॉरिटी इज़ एब्सोल्यूट इन नेचर, एंड वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। जॉन लॉक इसको क्रिटिसाइज करते हैं एंड ये बोलते हैं कि द अथॉरिटी ऑफ किंग इज़ नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द गॉड इटसेल्फ बट इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल इटसेल्फ। वो गॉड से डिराइव नहीं की गई, बल्कि लोगों से ही डिराइव की गई है। ठीक है, दैट्स वाई हिज अथॉरिटी विल बी लिमिटेड एंड नॉट एब्सोल्यूट इन द नेचर। यहाँ पे आपको एक बात समझ लेनी होगी। एक्चुअली इस बुक में वो क्रिटिसाइज करना चाहते थे थॉमस हॉब्स को, बट थॉमस हॉब्स वाज सो मच कंट्रोवर्शियल फिगर एट दैट टाइम। वो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिगर थे, एंड टू अवॉइड द कंट्रोवर्सी जॉन लॉक चूजन टू क्रिटिसाइज फिल्मर पैट्रियार्का। अब हम बात कर लेते हैं उनके सेकेंड पार्ट की, या सेकेंड ट्रीटी ऑफ सिविल गवर्नमेंट की। इसमें उनकी कोर फिलॉसफीज़ की बात की गई है। ठीक है, इसमें बात क्या की गई है कि इस बुक में उन्होंने इंक्वायरी किया है
द ट्रू ओरिजिनल एक्सटेंट एंड एंड ऑफ द सिविल गवर्नमेंट की, कि आखिर सिविल गवर्नमेंट का ट्रू ओरिजिनल एक्सटेंट क्या है, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने पास्टुलेट किया है कि दैट बाय नेचर ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल, नेचर से जो है ह्यूमन बीइंग क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। Therefore, nothing can put anyone under the authority of anybody without the consent of the people। इसलिए उनको हम किसी के अथॉरिटी में उनके बिना कंसेंट के नहीं रख सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं उनके लॉक के स्टेट ऑफ नेचर के बारे में। देखिए, लाइक थॉमस हॉब्स ही आल्सो बिलीव्स दैट कि जो ह्यूमन है दैट इज़ यूटिलिटेरियन बाय द नेचर एंड ही इज़ इंडिविजुअलिस्टिक एंड ही इज़ सेल्फ इंटरेस्टेड इन द नेचर, कि जो ह्यूमन नेचर है वो क्या है, यूटिलिटेरियन है, इंडिविजुअलिस्टिक है, वो क्या है, सेल्फ इंटरेस्टेड है। बट वन एट द सेम टाइम उसके पास एक और चीज़ है दैट इज़ रीजन, और रीजन उसको गाइड करता है कि डू नॉट हार्म द अदर पीपल, और ये उसके सेल्फ इंटरेस्ट में जो है निहित है, ठीक है। तो आल्दो कि ये तो है कि मैन इज़ इंडिविजुअलिस्टिक है, सेल्फ इंटरेस्टेड है, यूटिलिटेरियन है, बट उसके पास रीजन भी है, और रीजन उसको गाइड करता है कि डू नॉट हार्म द अदर पीपल, ठीक है, और ये उसके सेल्फ इंटरेस्ट में है। तो यहाँ पे ये बात करते हैं जो जॉन लॉक की स्टेट ऑफ नेचर की, वो होगा एक स्टेट ऑफ कंप्लीट फ्रीडम एंड इक्वलिटी का, एंड इट इज़ स्टेट ऑफ पीस, जो होगा वहाँ पे पीस होगा, गुडविल होगा, म्यूचुअल असिस्टेंस होगा, प्रिजर्वेशन होगा, ठीक है, एंड लॉ ऑफ नेचर जो है उसको गाइड कर रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब इनका जो स्टेट ऑफ नेचर है दैट इज़ गाइडेड बाय द लॉ ऑफ नेचर। एंड लॉ ऑफ नेचर क्या कहता है, लॉ ऑफ नेचर बोलता है कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल एंड इंडिपेंडेंट, सभी ह्यूमन बीइंग्स इक्वल हैं और इंडिपेंडेंट हैं, एंड नो वन आट टू हार्म वन अनदर इन हिज लाइफ, हेल्थ, लिबर्टी और पोजीशन, और एक दूसरे को उनकी लाइफ, लिबर्टी, हेल्थ एंड पोजीशन को हार्म नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इनके स्टेट ऑफ नेचर में क्या है, इन स्टेट ऑफ नेचर मैन हैज़ द नेचुरल राइट्स दैट इज़ राइट टू लाइफ है, लिबर्टी है, प्रॉपर्टी है, ठीक है, एंड दीज राइट ऑफ इनएलिनेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल, कि ये इनएलिनेबल हैं एंड वो किसी को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकते हैं। बट एक और चीज़ आप लोगों को ध्यान देनी होगी कि इन द स्टेट ऑफ नेचर देर इज़ आल्सो प्राइवेट जजमेंट। प्राइवेट जजमेंट से यहाँ पे तात्पर्य है कि ईच वन इज़ जज, जूरी एंड एग्जीक्यूशनर ऑफ हिज ओन केस, कि सभी क्या है, अपने केस के खुद जज हैं, जूरी है, एग्जीक्यूशनर है। तो इस अवस्था में आप ये एज्यूम कर लें कि सभी लोग इम्पार्शियल होंगे, ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अपने ही केस को डील कर रहा होगा तो ऐसा संभव ही नहीं है कि वो जो है इम्पार्शियल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्राइवेट जजमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक बात ये समझ लेनी होगी कि अगर ऐसा है तो इट विल बी द स्टेट ऑफ फ्रेजाइल पीस, इट विल बी स्टेट ऑफ प्रिकेरियस पीस, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे अपने सेल्फ इंटरेस्ट में, अपने एग्रेशन में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इनके स्टेट ऑफ नेचर में कुछ इनकन्वीनियंसेस हैं। तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या इनकन्वीनियंसेस हैं, कि आखिर कुछ प्रॉब्लम तो है जिसकी वजह से पीस क्या है, फ्रेजाइल पीस है, ठीक है। एंड कॉन्फ्लिक्ट इज़ बाउंड टू इमर्ज है, कि कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज हो सकता है, कभी भी इमर्ज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सर्टेन कन्वीनियंसेस हैं। अब सर्टेन इनकन्वीनियंसेस क्या हैं, सबसे पहला तो सभी लोग क्या है, अपने ही जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर हैं, तो पहला यहीं से इमर्ज आएगा, पहला लिमिटेशन कि नो इम्पार्शियल जज टू सेटल डिस्प्यूट, कि कोई इम्पार्शियल जज नहीं है जो कि डिस्प्यूट को सेटल कर सकता है। दूसरा क्या है, नो नॉन यूनिवर्सल स्टैंडर्ड लॉ, कि कोई नॉन यूनिवर्सल स्टैंडर्ड लॉ नहीं है। तीसरा क्या है, लैक ऑफ इम्पर्सनल एग्जीक्यूशनर, कि कोई लैक ऑफ इम्पर्सनल एग्जीक्यूशनर नहीं है कि जो उस लॉ को इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे नो इम्पार्शियल जज टू सेटल डिस्प्यूट, नो नॉन यूनिवर्सल स्टैंडर्ड लॉ एंड नो लैक ऑफ इम्पर्सनल एग्जीक्यूशनर, ठीक है, कि जो बात सहमत से ली जाए वो कोई उसको इम्प्लीमेंट करवा सके, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात समझ लेनी होगी कि द स्टेट ऑफ नेचर इज़ नॉट लाइक स्टेट ऑफ वार लाइक हॉब्स, कि ऐसा नहीं कि हॉब्स की तरह इट इज़ ए स्टेट ऑफ वार लाइक कंडीशन, ठीक है, बट इट इज़ नॉट आल्सो आइडियल कंडीशन। बट ये आइडियल कंडीशन भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे इनकन्वीनियंसेस हैं एंड पीस क्या है, फ्रेजाइल है। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट एंड अनसर्टेनिटीज आर बाउंड टू अराइज, कॉन्फ्लिक्ट और अनसर्टेनिटीज दे आर बाउंड टू अराइज है ऑन अकाउंट ऑफ सेल्फिश नेचर ऑफ द मैन, ठीक है। सो यहाँ पे एक स्टेट ऑफ नेचर इज़ ऑलवेज इन डेंजर ऑफ बीइंग ट्रांसफर्ड इन द स्टेट ऑफ वार, में एक ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ, कि देखिए जब
एक फ्रेजाइल पीस होगा, तो जाहिर सी बात है व्यक्ति जो है उससे बाहर निकलना होगा, बाहर निकलना चाहेगा। अब वो बाहर कैसे निकलता है? वो बाहर निकलता है सोशल कॉन्टैक्ट के थ्रू। सोशल कॉन्टैक्ट में होता क्या है कि सोशल कॉन्टैक्ट में लोग जो है एक साथ आते हैं और एक दूसरे के साथ म्यूचुअल एग्रीमेंट करते हैं और उनकी जो कुछ राइट्स हैं वो सरेंडर करते हैं किसी दूसरे हायर अथॉरिटी को, ठीक है, जिसमें वो कहते क्या हैं कि इन दिस सिचुएशन पीपल केम आउट ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर, पीपल स्टेट ऑफ नेचर के बाहर आते हैं सोशल कॉन्टैक्ट के थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट बाई सरेंडरिंग देयर राइट्स टू बी जज इन देयर ओन केस एंड इन केस ऑफ अदर, कि वो सरेंडर करते हैं दैट राइट टू बी जज इन देयर ओन केस एंड कुछ अदर जो राइट्स हैं टू ए सुपीरियर अथॉरिटी बाय वे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉवेनेंट अमॉन्ग देमसेल्फ, वो किसी सुपीरियर अथॉरिटी को जो है ट्रांसफ़र करते हैं, किसके थ्रू? कॉवेनेंट के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात और आपको समझ लेनी होगी कि सभी लोग यहाँ पे ये भी करते हैं कि वो अपहोल्ड करते हैं नेचुरल राइट्स को, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को, एक दूसरे के राइट्स को अपहोल्ड करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, साथ ही साथ अपने कुछ राइट्स को किसी सोवरेन अथॉरिटी को जो है ट्रांसफ़र करते हैं। अब यहाँ पे एक बात आपको समझ लेनी होगी कि इनका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जॉन लॉक का, इट इज़ 2 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं पहले स्टेप में क्या होता है। पहले स्टेप में क्या होता है कि फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट रिजल्टेड इन टू द क्रिएशन ऑफ सिविल सोसाइटी और द पॉलिटिकल कम्युनिटी। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू क्या होता है? एक सिविल सोसाइटी का निर्माण होता है और एक पॉलिटिकल कम्युनिटी का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देनी होगी कि जो जॉन लॉक का जो स्टेट ऑफ नेचर है वो क्या है? स्टेट ऑफ नेचर इज़ नॉट, देखिए इन द लॉक स्टेट ऑफ नेचर इज़ नॉट प्री सोशियल, ठीक है। देखिए उनका स्टेट ऑफ नेचर है, हाँ सॉरी, यहाँ पे जॉन लॉक का जो स्टेट ऑफ नेचर है वो क्या है? दैट इज़ नॉट प्री सोशियल इन नेचर। क्योंकि जब हम थॉमस हॉब्स की बात करते हैं तो उनका जो स्टेट ऑफ नेचर है वो क्या है? प्री सोशियल है, क्योंकि उन्होंने एक ही कॉन्टेक्ट के थ्रू सोसाइटी एंड स्टेट दोनों का निर्माण किया है। बल्कि जॉन लॉक के केस में ऐसा नहीं है। पीपल, यहाँ पे सोसाइटी ऑलरेडी जो है एग्जिस्ट करती है, सोसाइटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, पीपल जो है एक साथ आते हैं, सभी लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं, सभी लोग पार्टिसिपेट करके जो है सिविल सोसाइटी का निर्माण करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये है कि यहाँ पे सोसाइटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है जॉन लॉक के केस में, कि इट वाज सोशल इन नेचर, ये सोशल इन नेचर था एंड मैन वाज एबल टू लीड अ सोशल लाइफ, ठीक है। लेकिन पहले कॉन्टेक्ट के थ्रू क्या होता है कि एक सिविल सोसाइटी का निर्माण होता है, सभी मेंबर जो है सभी मेंबर जो सोसाइटी के वो पार्टिसिपेट करते हैं इस कॉन्टेक्ट में, ठीक है। एंड सिविल सोसाइटी का जो है फॉर्मेशन होता है जो कि आर्टिफिशियल है, ठीक है, एंड कॉन्ट्रेक्चुअल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है? इन द सिविल सोसाइटी ईच पर्सन हैज़ गिवन फॉर्मल रिकॉग्निशन टू ईच अदर्स राइट। वो फॉर्मली जो है एक दूसरे के जो राइट है वो उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं फॉर्मल तरीके से, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का, कि मेरा लाइफ जितना महत्वपूर्ण है आपका भी लाइफ उतना भी महत्वपूर्ण है, कोई किसी की राइट टू लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को जो है छीनेगा नहीं। तो सिविल सोसाइटी का जो फॉर्मेशन होता है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, वो जो है इस राइट को जो है फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड करते हैं और एक सिविल सोसाइटी का जो है फॉर्मेशन होता है दैट इज़ आर्टिफिशियल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल इन द नेचर, ठीक है। अब सेकंड स्टेज में क्या होता है? सेकंड स्टेज में होता है कि एक जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है, जो सिविल सोसाइटी है, बाय द मेजॉरिटी से जो है वो गवर्नमेंट को जो है फॉर्म करती है, ठीक है। कि जो सिविल सोसाइटी का जो सिविल सोसाइटी है वो बाय द मेजॉरिटी जो है गवर्नमेंट को फॉर्म करती है। यहाँ पे गवर्नमेंट का 2 पार्ट उन्होंने बताया है, पहला लेजिस्लेटिव या 2 रोल बताया है, दूसरा क्या है? एग्जीक्यूटिव, ठीक है। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होगा? लेजिस्लेटिव का काम क्या होगा? टू मेक लॉज कन्फर्मिंग नेचुरल लॉज, कानून बनाना कन्फर्मिंग नेचुरल लॉज। एंड दूसरा क्या? एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या काम होगा? एग्जीक्यूटिव का काम होगा टू इंटरप्रेट एंड एडमिनिस्टर लॉ इन पार्टिकुलर केसेस, ठीक है। यहाँ पे एक बात और आपको समझ लेनी होगी जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उन्होंने लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव की बात तो की है, बट लेजिस्लेटिव इज सुपीरियर देन द एग्जीक्यूटिव, ये बात आप ध्यान रखिए। अब यहाँ से एक बात और आप समझ रहे होंगे, लेजिस्लेटिव की बात कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं, तो यहीं से जो है सेपरेशन ऑफ पावर का आइडिया जो है इमर्ज हो रहा है, जिस पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो यूएसए है वो बेस्ड है। अब हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ द गवर्नमेंट की। नेचर ऑफ गवर्नमेंट क्या है? सबसे पहले तो ये 2 स्टेप प्रोसेस के द्वारा फॉर्म किया गया है। पहले स्टेप में क्या किया गया है? सिविल सोसाइटी का फॉर्मेशन किया गया है। दूसरे स्टेप में क्या किया गया है? गवर्नमेंट का जो है फॉर्मेशन किया गया है।
दूसरा क्या है, यहाँ पे केवल लेजिस्लेटिव की बात नहीं की गई है बल्कि एग्जीक्यूटिव की भी बात की गई है। साथ ही साथ एक और फॉर्म की बात की गई, वो हम देखते हैं। वो बात की गई है कि बिसाइड लेजिस्लेटिव लॉ मेंशन 2 अदर पावर आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, 2 अदर पार्ट्स। ठीक है, दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड फेडरेटिव। यहाँ पे फेडरेटिव पावर का यहाँ पे मतलब था, एग्जीक्यूटिव का मतलब एग्जीक्यूट एंड फेडरेटिव का पावर उन्होंने बात किया था कि फॉरेन अफेयर्स के मैटर में फेडरेटिव पावर्स का यूज किया जाएगा, जिसको मॉन्टेस्क्यू ने कहा था जुडिशियल पावर। ठीक है, विच इज़ इंक्लूडेड इन द एग्जीक्यूटिव। पहले मैंने बात क्या किया था, लेजिस्लेटिव की एंड एग्जीक्यूटिव की। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव में ही फेडरेटिव पावर थी, जिसको बाद में किसी मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा, जुडिशियल पावर, जो कि एग्जीक्यूटिव में ऑलरेडी इंक्लूड था। तो अगर हम लार्जली बात करें तो गवर्नमेंट की उन्होंने 2 ही पार्ट्स की बात की थी, दैट इज लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। एंड एग्जीक्यूटिव में क्या था, फेडरेटिव को इंक्लूड किया गया था। एंड मॉन्टेस्क्यू ने बाद में उसको क्या कहा था, जुडिशियरी। तो यहीं से जो सेपरेशन ऑफ पावर का जो आइडिया इमर्ज होता है। यहाँ पे एक और बात आपको ध्यान देनी होगी कि गवर्नमेंट यहाँ है ट्रस्टी की तरह है, एंड वो किसके एक्ट पर विल पे काम करेगी, लोगों के एक्ट पर विल पे जो है काम करेगी। यहाँ पे एक और जो नेचर ऑफ गवर्नमेंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होगी, कि जो गवर्नमेंट है दैट इज़ बाउंड टू एक्ट एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो टर्म्स होगा उसी के अनुसार जो है गवर्नमेंट काम करेगी। उसके अलावा जो है अपने हिसाब से गवर्नमेंट जो है काम नहीं कर सकती। ये भी बात आपको ध्यान देनी होगी। यहाँ पे एक बात और ध्यान देनी होगी कि यहाँ पे गवर्नमेंट का नेचर क्या होगा, लिमिटेड गवर्नमेंट होगा। पहले ही हमने बात कर लिया था कि थॉमस हॉब्स के केस में जो गवर्नमेंट क्या होगी, एब्सोल्यूट इन द नेचर। लेवियाथन की आप वहाँ पे बात रखिए, सी मॉन्स्टर की बात रखिए, जिसके पास एब्सोल्यूट पावर होगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा क्या है कि गवर्नमेंट का जो पावर होगा दैट इज़ लिमिटेड गवर्नमेंट होगा, कि यहाँ पे नॉट एब्सोल्यूट लाइक हॉब्स, लिमिटेड टू मेंटेन ऑर्डर, पीस, प्रोटेक्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल एग्रेशन। उनका काम क्या होगा, पीस, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, एक्सटर्नल एग्रेशन से बचाना, यही उनका काम होगा। दैट इज़ लिमिटेड इन द नेचर। ठीक है, यहाँ पे और एक आप समझ लीजिए कि पीपल एंड कम्युनिटी हैव राइट टू ओवरथ्रो एंड चेंज गवर्नमेंट। पीपल एंड कम्युनिटी के पास ये राइट है कि वो ओवरथ्रो कर सकती हैं, गवर्नमेंट को चेंज कर सकती हैं, इफ़ इट फेल्स टू प्रमोट राइट्स ऑफ द सिटीजन एंड फेल्स टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर। अगर वो फेल हो जाती है पीस एंड पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, ठीक है, या वो कभी आर्बिट्रेरी या टायरानिकल वे में बिहेव करती है, इस केस में जो है हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं राइट टू प्रॉपर्टी की। देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी की जब वो बात करते हैं तो राइट टू प्रॉपर्टी में वो इंक्लूड करते हैं राइट टू प्रॉपर्टी, लाइफ एंड लिबर्टी की। तो तीनों ही राइट्स की वो बात करते हैं। तो सबसे पहले आप इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। एक बात और कॉन्सेप्ट उन्होंने बात किया, उन्होंने कहा कि दिस इज़ इनएलिनेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल। ये भी आप ध्यान रखिए कि ये लॉ ऑफ नेचर में जो है प्रेजेंट है, कि बाय द लॉ ऑफ नेचर जो है ये दिया गया है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ये कोई भी व्यक्ति उससे छीन नहीं सकता, कोई भी हायर अथॉरिटी उससे छीन नहीं सकती। दैट्स वाई दिस राइट इज़ इनएलिनेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल। यहाँ पे आप ध्यान रखिए। अब यहाँ पे उनका कहना था कि देखिए, उनका एक कोटेशन है दैट गॉड हैज़ क्रिएटेड एप्पल नॉट टू सेक्रीफाइस बट टू ईट। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि गॉड हैज़ नॉट गिवन लाइफ सो दैट मैन सफ़र्स फ्रॉम द पेन। गॉड इसलिए ज़िंदगी, भगवान ने हमको इसलिए ज़िंदगी नहीं दी है कि हम जो है पेन से सफ़र कर सकें, बल्कि गॉड वांट्स मैन टू लिव हैप्पी। भगवान चाहते हैं कि व्यक्ति जो है खुश रहे। गॉड हैज़ नॉट ओनली गिवन द लाइफ बट आल्सो हैज़ क्रिएटेड मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। कि भगवान ने केवल लाइफ नहीं बनाया है बल्कि मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस भी बनाया है। दैट्स वाई ही सेज दैट गॉड हैज़ क्रिएटेड एप्पल नॉट टू ईट सेक्रीफाइस बट टू ईट। कि गॉड ने एप्पल सेक्रीफाइस करने के लिए नहीं दिया है, खाने के लिए दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे उनकी एक फेमस जो थ्योरी है दैट इज़ लेबर थ्योरी ऑफ राइट, वो आप समझ लीजिए थोड़ा सा। लेबर थ्योरी ऑफ राइट क्या कहता है, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ द पार्ट ऑफ मैंस पर्सनालिटी। वो मैन के पर्सनालिटी का पार्ट होता है, ठीक है, ठीक है। एंड मैन क्रिएट्स प्रॉपर्टी बाय मिक्सिंग हिज लेबर विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द नेचर। मैन प्रॉपर्टी कैसे क्रिएट करता है, अपने लेबर को बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर के से मिक्स करके। कि जब वो अपने लेबर को जो नेचर के रिसोर्सेज के साथ जो मिक्स करता है तब वो जो है अपनी प्रॉपर्टी बनाता है। तो यहीं से उनकी लेबर थ्योरी ऑफ राइट्स जो है इमर्ज होती है।
उनका कहना था कि इन द बिगिनिंग ऑल थिंग्स वर हेल्ड इन कॉमन, प्रारंभ में सभी चीज़ें जो हैं कॉमन थी, सभी लोगों के पास थी, बट कॉमन ओनरशिप इज़ नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड मैन विथ मीन्स ऑफ लाइफ एंड सेटिस्फाई देयर नीड्स। So man mixes his labor with the resources provided by the nature to enable him to make use of them in the more efficient and profitable way में। शुरू में सारी चीज़ें मतलब कॉमन थी, लेकिन उससे व्यक्ति अच्छा जीवन नहीं जी सकता था, इसीलिए क्या किया, व्यक्ति ने अपना लेबर जो है नेचर के रिसोर्सेज के साथ मिक्स किया, जिससे कि व्यक्ति एक मोर एफिशिएंट वे में जो है लाइफ को जी सके। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात, आप कुछ लिमिटेशन, उनके 3 लिमिटेशन है उनके राइट टू प्रॉपर्टी को, आप इस बात को समझ लीजिए। जो उस समय वो बात करते हैं कि हम राइट टू प्रॉपर्टी सबको दे रहे हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशन भी है। पहला लेबर लिमिटेशन है कि एक व्यक्ति उतना ही प्रॉपर्टी एक्वायर करेगा जो कि उसके लेबर के द्वारा जो एक्वायर की गई है, खुद के अपने मेहनत से जो एक्वायर करता है। दूसरा सफिशिएंसी लिमिटेशन कि एक व्यक्ति उतनी ही प्रॉपर्टी को जो है एक्वायर करेगा कि वो दूसरों के लिए सफिशिएंट जो है छोड़ दे, ऐसा ना हो कि सारी प्रॉपर्टी खुद ही एक्वायर कर ले। तीसरा है वेस्टेज रिस्ट्रिक्शन कि एक व्यक्ति उतनी ही मनी इकट्ठा कर सके कि वो खराब ना हो जाए, ठीक है, या स्पॉइल ना हो जाए, कि वन में ओनली हैव मच प्रॉपर्टी एज वन कैन यूज़ बिफोर इट स्पॉइल्स, कि वो उसके ख़राब होने से पहले उसका यूज कर ले। अब देखिए इनकी इन 3 जो लिमिटेशंस हैं, इसको जो है कौन क्रिटिसाइज़ करते हैं, ये क्रिटिसाइज़ कौन करता है, मैकफर्सन जो है उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। सबसे पहले तो वेस्टेज रिस्ट्रिक्शन की बात कर ली कि देखिए वेस्टेज रिस्ट्रिक्शन है कि एक व्यक्ति उतना ही इकट्ठा करेगा कि वो जब तक कि वो ख़राब ना हो जाए प्रॉपर्टी। तो जब आपका गोल्ड एंड सिल्वर आ गया एंड कॉइन्स का इन्वेंशन हो गया तो ख़राब होने की प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो गई। तो पहला तो यही उनका जो है उसको यहाँ पे कट हो गया उनका ये आर्गूमेंट। दूसरा है उनका सफिशिएंसी लिमिटेशन कि अब उसको सफिशिएंसी लिमिटेशन को क्रिटिसाइज़ करते हुए मैकफर्सन कहते हैं कि इट ट्रांसफर्ड व्हेन प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय एनीवन इट डायरेक्टेड टू प्रोडक्टिव यूज़ बाय सेटिंग अप इंडस्ट्रीज बिकॉज इन दैट केस इट मेक्स मोर अवेलेबल टू द अदर्स। अगर कोई व्यक्ति इंडस्ट्री को स्टेबलाइज कर लेता है तो अदर्स के लिए और छोड़ देता है, तो इस आर्गूमेंट को वहाँ से जो है मतलब क्रिटिसाइज़ करते हैं। तीसरा आर्गूमेंट है लेबर लिमिटेशन। लेबर लिमिटेशन कहता है यहाँ पे लॉक बोलते हैं कि दैट वन लेबर कैन बी एलिनेटेड एंड सोल्ड इन द मार्केट, कि लेबर को एलिनेट किया जा सकता है, मार्केट में सोल्ड किया जा सकता है। जब लेबर को सोल्ड किया जा सकता है तो इट बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ बायर। तो ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि अपने ही लेबर से वो प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है। अगर वो दूसरा उसको जो बायर खरीद सकता है, तो जब बायर उस लेबर को खरीद लिया तो वो किसकी प्रॉपर्टी हो गई, वो प्रॉपर्टी हो गई बायर की, क्योंकि उसको खरीदा है। तो ये भी वहाँ पे क्रिटिसाइज़ करते हैं। कुछ अब हम कोटेशंस की बात कर लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक कोटेशन उनका नो लॉ नो लिबर्टी, कि अगर यहाँ पे आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के सेंस में बात किया है, नेचर ऑफ लॉ के सेंस में बात किया है कि अगर कोई लॉ नहीं रहेगा तो कोई लिबर्टी भी नहीं रहेगी। इसको हम बाद में डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। अब हम चलिए कुछ और हम जो है कुछ फेमस कोटेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं डिटेल में। पहला, स्टेट ऑफ नेचर इज स्टेट ऑफ पीस एंड वेयर गुडविल विल प्रिवेल, कि स्टेट ऑफ नेचर क्या होगा, पीस होगा, म्यूचुअल असिस्टेंस होगा, प्रिजर्वेशन होगा, ठीक है, ये सब चीज़ें होंगी। तो वहाँ पे क्या होगा, गुडविल प्रिवेल होगा। पहला कोटेशन ये। दूसरा कोटेशन, गॉड हैज़ क्रिएटेड एप्पल नॉट टू सेक्रीफाइस बट टू ईट, ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि गॉड ने एप्पल को क्या किया है, क्रिएट किया गया है, सेक्रीफाइस के लिए नहीं बल्कि खाने के लिए उसको क्रिएट किया है। नो लॉ नो लिबर्टी, ये भी जो है उन्हीं का जो है एक कोटेशन है, इस बात को आप ध्यान रखिए। कुछ एक और कोटेशन की हम बात कर लेते हैं। उनकी कोटेशन क्या है कि एवरीबडी हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ हिज ओन पर्सन, nobody has any right but himself over the labor of his body, the work of his hand and property। यहाँ पे लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी की वो बात कर रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए जहाँ पे भी प्रॉपर्टी की बात कर आए तो लॉ को आप जो है गेस करिए, अगर गेस वर्क करना है, क्योंकि ही वॉज ए स्कॉलर ऑफ प्रॉपर्टी एंड ही स्ट्रांगली एडवोकेटेड एब्सोल्यूट राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहाँ पे और कुछ कोटेशन की बात करते हैं। I have always thought the action of man the best interprets through his thoughts, कि जो एक्शन ऑफ मैन है वो बेस्ट जो इंटरप्रेट किसके द्वारा वो किया जाता है, उसके थॉट्स के थ्रू किया जाता है, ठीक है। What worries you masters you, ये भी जॉन लॉक का ही एक कोटेशन है।
गवर्नमेंट हैज़ नो अदर एंड बट टू प्रिजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी, दैट इज अनदर कोटेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑल मैन काइंड बीइंग ऑल इक्वल एंड इंडिपेंडेंट, सून नो वन आर्ट टू हार्म एन अदर इन हिज लाइफ, हेल्थ, लिबर्टी एंड पोसेसन। ये भी उनका ही, जब हम स्टेट ऑफ नेचर की बात करते हैं तब ये वहाँ पे आता है। ठीक है, ऑल वेल्थ इज प्रोडक्ट ऑफ हिज लेबर, दैट इज लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी। एवरीवन हैज ए प्रॉपर्टी इन हिज ओन पर्सन, दिस बॉडी हैज राइट टू बट हिमसेल्फ। ये भी उनका एक और कोटेशन है। ठीक है, तो हमने जॉन लॉक के कुछ फेमस कोटेशंस की बात कर ली। अगर हम जॉन लॉक के बारे में ब्रीफ में बात करें तो ही वाज नोन एज फादर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म, ही वाज फादर ऑफ इनलाइटमेंट, यू नो, एंड ही बिलोंग्स टू द सेटल फेज ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री। वो जो है ह्यूमन नेचर को ऑप्टिमिस्टिक तरीके से देखते हैं। ठीक है, एंड वो एक लिमिटेड स्टेट की परिकल्पना करते हैं। वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर थे। स्टेट ऑफ नेचर की जब वो बात करते हैं तो स्टेट ऑफ पीस है, गुडविल है, म्यूचुअल असिस्टेंस है, प्रिजर्वेशन है। ठीक है, एंड इन द स्टेट ऑफ नेचर मैन इज गाइडेड बाय द नेचुरल लॉज। ठीक है, ह्यूमन नेचर की जब वो बात करते हैं तो कि आल्दो वो बात करते हैं कि ह्यूमन इज इंडिविजुअलिस्टिक, सेल्फ इंटरेस्टेड इन नेचर, बट रीजन उसको गाइड करता है कि डू नॉट हार्म द अदर पीपल। तो यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि रीजन इज मोर देन रीजन ओवर पावर द एपेटाइट। ये भी आप रखिए। वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट इसलिए करते हैं कि इट इज़ ए टूल ऑफ कन्वीनियंस, जिससे कि एक ऐसी सोसाइटी बने जिससे कि उनको और जो है सुविधाएं जो है प्राप्त हो सके। ठीक है, यहाँ पे सोवर्निटी किसमें जो वेस्टेड होगी? सोवर्निटी वेस्टेड होगी कम्युनिटी में। एंड एक्सरसाइज किसके द्वारा की जाएगी? लेजिस्लेटर के द्वारा की जाएगी। वो 3 राइट्स की बात करते हैं, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की वो जो है बात करते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है 2 स्टेप प्रोसेस के थ्रू फॉर्म की गई है। पहले स्टेप में सिविल सोसाइटी या पॉलिटिकल कम्युनिटी का फॉर्मेशन होता है, दूसरे स्टेप में क्या होता है? गवर्नमेंट का जो है फॉर्मेशन होता है। ये बात आप ध्यान रखिए। अब हमने ये सब बात कर ली। ठीक है, उनकी जो बुक्स थी वो कौन कौन सी थी? पहली उनकी बुक थी अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, जो कि 1689 में आई थी। दूसरी उनकी बुक थी 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज 1989 में पब्लिश हुई थी। तीसरी उनकी बुक थी एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जिसमें उन्होंने टेबुलर रासा की कॉन्सेप्ट की बात की थी कि माइंड इज क्लीन स्लेट। ठीक है, जिसमें उन्होंने बात किया था फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन नॉलेज क्या है, सोर्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग क्या है। ठीक है, उसके बाद उनकी जो चौथी जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक थी वो थी सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन। वो 1693 में जो है पब्लिश हुई थी। तो यहाँ पे आप उन्होंने बात किया था कि व्हाट इज़ एम ऑफ एजुकेशन, कैसे ये बेटर गवर्नेंस प्रोवाइड कर सकता है, इन सब चीज़ों की वहाँ पे बात की थी। तो चलिए इसी के साथ अपनी इस वीडियो को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं पूरा यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो फैक्ट्स हैं वो अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको जो है समझ में आ सकें, क्योंकि अगर मैं फैक्ट्स की बम्बार्डिंग कर दूँगा और कोई अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप नहीं होगी तो ये आप लोगों के लिए लाभप्रद नहीं होगा। तो कृपया आप सभी लोग जो है कमेंट करें एंड मुझे बताएं कि वीडियोस कैसे हैं एंड कंटेंट कैसा है, जिससे कि और बेहतर कंटेंट के साथ मैं आ सकूं। देखिए, इन वीडियोस को बनाने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहा हूं, क्योंकि इसका एक सिंगल सोर्स नहीं है, इसमें कई बुक्स की जो है हेल्प ली जा रही है, एक मल्टीपल सोर्स का यूज किया जा रहा है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक कंसाइज वे में एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग जो है प्रोवाइड की जा सके। बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ आप जो है फैक्ट्स को भी बहुत अच्छे से जो है लर्न कर सके, क्योंकि फैक्ट्स को आसानी से लर्न किया जा सकता है विथ मल्टीपल रिवीजन। यहाँ पे मैं थोड़ा सा टिप्स देना चाहता हूँ। एग्ज़ाम जो है आपके काफ़ी ज़्यादा करीब आने वाले हैं। ये मान के चलिए या तो जून लास्ट में या तो जुलाई के फर्स्ट वीक में आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे, तो एटलीस्ट 1 मंथ आपके पास है। तो अब से आप क्या करिए, बस रिवीजन पे सबसे ज़्यादा फोकस करिए। रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन। आपको फैक्ट्स तभी याद होंगे जब आप रिवीजन करेंगे एंड उन फैक्ट्स के पीछे का आपको लॉजिक पता होगा। तो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए। एंड ये हाफ एन आवर का वीडियो है, तो आप इस वीडियो को आसानी से सुन सकते हैं एंड जॉन लॉक के आइडियाज़ को आप पूरी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसको एक बार पढ़ने के बाद आपको जो है कुछ और बचेगा। तो चलिए अपने
इसी थॉट के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ। एंड फ्रेंड्स, वन अनदर थिंग, इस वीडियो को आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थोड़ा सा शेयर भी करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ सकें एंड मेरे लिए वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर होगा। ओके दोस्तों, नमस्कार।